चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। आशा करते हो कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप इससे संबंधित पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज का दिया गया है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का जो पहला राज्य आपका बन गया है तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए प्रक्रिया का प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड बन गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। तो बिहार में जो ऑपरेशन प्रहार है यह जो है शराबबंदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बिहार पुलिस ने वर्ष 2022 में जो अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार को आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का गणना करता है। तो जीडीपी का गणना कौन करता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय जिसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो एनएसओ का बन गया है, ये राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ को अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाने के लिए जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ मिला दिया गया है। इस विलय को जो सरकार ने 23 मई 2019 को मंजूरी दिया था, 23 मई 2019 को। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि आर्थिक संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आर्थिक संदर्भ के रूप में आईआईपी का पूर्ण रूप होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आईआईपी का पूर्ण रूप क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। तो कुंवर से आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बिहार से संबंधित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के जगदीशपुर जो आरा क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है। तो तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है, तो बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। तापक्रम का विलोमता का अर्थ क्या होता है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या होता है कि तापक्रम भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मगध शासक बिंबिसार चिकित्सक था। तो मगध का शासक जो बिंबिसार था उसके चिकित्सक का नाम क्या था। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मगध का शासक जो बिंबिसार था उसके चिकित्सक का नाम क्या था, तो जीवक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जीवक को बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रदोत के उपचार के लिए उनके दरबार में भी भेजा था। अतः जीवक के भगवान बुद्ध का भी उपचार किए थे, ये याद रखिएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो बिहार में पूछा गया कि तुर्क का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी जो है ये बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। इन बख्तियार खिलजियों ने जो है 1193 से 1202 के ईस्वी तक बिहार में संपूर्ण पर अधिकार कर लिया था। 1193 से 1202 ईस्वी तक जो है इन्होंने तुर्कों ने बिहार पर अधिकार कर लिया था। और जो है इसी दौरान इसने जो है अपनी नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट करने में अहम भूमिका भी निभाया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है बिहार तथा उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये 1920 से 21 के बीच रहे थे। ये लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे 1920 से 21 के बीच। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे आपका सिद्धू एवं कान्हू थे। सिद्धू कान्हू जो थे ये 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह के नेता थे। यह संथाल विद्रोह जो है 1855 से जो है 56 के बीच हुआ था संथाल विद्रोह, जिसमें सिद्धू कान्हू दो भाइयों ने जो प्रमुख भूमिका निभाए थे। इसमें जो 4 भाई थे, सिद्धू थे, कान्हू थे, चांद थे और भैरव थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है। तो सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं कि सूर्य है। सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान है यानी मुखिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति फ्रेंड्स यह सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है, और शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जो है यानी कि इसके भी किसी भी टुकड़ा को शनि को जो है पृथ्वी पर अगर पानी में डाला जाए तो उसका क्या होता है टुकड़ा कि पानी में छला जाएगा, यानी कि उसका घनत्व तो क्या होता है पानी घनत्व से कम होता है, जिसके कारण जो शनि का हर एक टुकड़ा तैरने लगता है।
अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राजकाल में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो है आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राजकाल में होता था। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 के सी हो जाएगा, कालाशोक। चलिए दोस्तों इसको याद करते हैं। इसका ट्रिक याद करने का अकायक का अग, इधर रखिए, याद रखिएगा रावे पाकू, रा व पाकू, ये याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड, पहला जो बौद्ध संगीत हुआ था प्रथम, यह हुआ था यानी कि तो आज से अजातशत्रु हो जाएगा, यह राज से राजगीर में हुआ था। आज से अजातशत्रु राज से राजगीर में। दूसरा का हो जाएगा का से कालाशोक, दूसरा का बौद्ध संगीति यह हुआ था वैसे वैशाली में। तीसरा का देखा जाए बौद्ध संगीति तो यह अशोक के शासनकाल में हुआ था, यह पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा देखा जाए तो बौद्ध संगीति हुआ था आपका कुंडलावन कश्मीर में, यह हुआ था किसके शासनकाल में। तो हाँ, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था चौथा, ये कुंडलावन कश्मीर में हुआ था, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो अकबर ने जो है इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था। तो यह फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अकबर ने जो है इबादत खाना का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में करवाया था। यह अकबर द्वारा बनाया गया एक प्रार्थना कक्ष था, ये याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था और कब हुआ था। तो आर्य समाज की स्थापना जो है 10 अप्रैल 1875 को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 10 अप्रैल 1875 को जो है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा यह किया गया था, ये याद रखिएगा। जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित है। निम्न से कौन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यसेन। सूर्यसेन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, जबकि सूर्यसेन जो है ये चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है। कौन से, चटगांव, ये शस्त्रागार हुआ था उससे संबंधित है सूर्यसेन। जबकि अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लोहड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल ये सभी जो है काकोरी कांड से संबंधित हैं। काकोरी कांड देखा जाए फ्रेंड तो ये जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें एक जो है कार एवं ट्रेन, ये कांड जो है ट्रेन के लूट से जुड़ी हुई घटना है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर देखा गया फ्रेंड्स कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में तो आप लोग को कन्फ्यूजन होता होगा। जैसे लिखते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार और एक होता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य तो पता नहीं चलता है कि दोनों साथ ही साथ है, तो पता नहीं कर्तव्य कि कौन किस में होगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार कहेगा। तो यहाँ पर देखिए तो अधिकार में पहला अक्षर क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। तो याद रखिए कि यह जो कितना है तो भाग 3 में। जब एक पकड़ा जाएगा तो जानते हैं कि दूसरा का जो भाग 4 के क में दिया गया। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के क में दिया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिकार समझिएगा तो 3 है आगे। क्या दर्शा रहा है, अधिकार लिखते हैं इस प्रकार से, तो ये जो है क्या है 3 आगे दर्शा रहा है। तो यह याद रखिएगा ये भाग 3 में है। अगर मौलिक कर्तव्य कहता तो यह कहाँ कितना है, तो भाग 4 के कम है। और भाग 4 में क्या है, तो राज्य की नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP है। तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो ये मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था। तो पंचायती राज को सुदृढ़ यानी कि मजबूत करने के लिए जो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसका जो मुख्यालय द हेग में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हेग में स्थित है यह मुख्यालय है, जो संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में आते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय जो है ये भारतीय संविधान के किस सूची में आते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ये समवर्ती सूची का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, समवर्ती सूची का भाग है। अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। तो आपका अनुच्छेद कितना हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद जो है 51 जो है यह विदेश नीति से संबंधित है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि ये अनुच्छेद 51 में दिया गया है। क्या दिया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि दिया गया है अनुच्छेद 51 में, ये याद रखिएगा।
करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा जो है किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर में करेवा केसर यानी कि सैफरोन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। केसर या सैफरोन कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित सेलों में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है? तो आपको यहाँ पे बताना है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अवसादी सेल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल जो है एक अवसादी सेल का उदाहरण है। अवसादी सेल का निर्माण जो है 3 चरणों में होता है, ये याद रखिएगा। पहला चरण देखा जाए तो सेलों को विखंडन द्वारा, दूसरा टुकड़ों का परिवहन और निक्षेपण द्वारा, और तीसरा जो होता है आपका शिथिलीभवन द्वारा। तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ये है। पूछल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। तो पूछल तारे जो होती है इसकी पूछ की दिशा जो सदैव होती है सूर्य से दूर होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पूछल तारे की पूछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो भ्रंश से संबंधित है? तो भ्रंश से संबंधित है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मानेन। मानेन जो है भ्रंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर गोबी। गोबी जो है यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। गोबी कहाँ है? ये मंगोलिया में है, ये ठंडी मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अर्निया, कालाहारी और अटकामा जो है ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायता सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने के में सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोब। ग्लोब एक ऐसा चीज, ग्लोब जो है एक शिक्षण सहायक सामग्री है जो महाद्वीपों के आदि क्षेत्रों एवं आकारों को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो भारत में प्रथम कोयला खान जो है आपको रानीगंज में खोला गया। कहाँ पे? तो रानीगंज में। भारत में प्रथम कोयला का खान दामोदर नदी के तट पर जो है रानीगंज यानी पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पे जो है कोयला का खान खोला गया था। यह जो है 1774 में वाणिज्यिक स्तर पर कोयला खान प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन है? तो भारत की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, भील। भील जनजाति जो है ये भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनजाति भील हो गया। उसके पहले था गोंड था। पहले तो क्या था? तो पहले गोंड था, बाद में क्या हो गया? भील हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो यू आकार की घाटी दोस्तों ये कहाँ बनता है? तो सभी लोग जानते हैं यू आकार की घाटी जो है यह हिमनद में होती है। हिमनद नदियों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो सभी लोग जानते हैं कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि इसकी कुल जो संख्या देखा जाए तो 10, 40, 99, 452 है, यानी कि 10,40,99,452 इनकी बिहार की जनसंख्या है। जबकि क्षेत्रफल देखा जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न नंबर 31 है कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो आनंद के कुमार स्वामी। आनंद के कुमार स्वामी जो है ये राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं। लोक कला का संबंध है, तो लोक कला का संबंध किससे है? तो क्षेत्रीय कला से। लोक कला एक ऐसा कला है जो क्षेत्रीय कला है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सामान्यतः जनमान के बीच व्यापक कला के विभिन्न रूपों में प्रकृति स्थानीय होती है, जैसे कि बिहू भी एक लोक नृत्य है और झिझिया भी एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यामितीय डिजाइन ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं किसको? तो ज्यामितीय डिजाइन उसे कहते हैं जो ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति होती है। जो ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति होती है उसे हम लोग जो ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एपन का संबंध किस राज्य से है? तो एपन है जो फ्रेंड्स यह आपका जो है उत्तराखंड से संबंधित है। एपन का संबंध कहाँ से? उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या मानी गई थी। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर है। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या 22 है। खेल दिवस
कब मनाया जाता है? सभी लोग जानते हैं खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाते हैं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कब मनाते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त को। 29 अगस्त को जो है खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महर्षि पतंजलि जो है यह योग दर्शन के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो जीन नामक जो है प्रोटीन जो है यह आपका जो है मक्का से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जीन नामक प्रोटीन जो है मक्का की फसलों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाय की कौन सी नस्ल दुक्का जी उद्देश्य है? तो दुक्का जी उद्देश्य है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाय की जो है थारपारकर एक नस्ल होती है, थारपारकर जो है एक नस्ल है जो दुक्का जी उद्देश्य की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो देखा जाए तो भारत को जो है कुल भारत में जो है 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने? तो 15 जलवायु क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख जलवायु के संदर्भ में एक भूमि की इकाई है जो एक निश्चित सीमा के अंदर फसलों की किस्मों एवं जोतने एवं बालों की उपयुक्त होती है, जोतने वालों की एक उपयुक्त होती है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि केसर प्राप्त करते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि केसर जो किससे प्राप्त करते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुष्पवर्तिका से। पुष्पवर्तिका से जो है प्राप्त किया जाता है। जो केसर के नैसर्गिक उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो कश्मीर में और दक्षिणी यूरोप में है। केसर कहाँ से भारत में उत्पन्न होता है? तो जम्मू कश्मीर से, याद रखिएगा। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर में जो है कुल 12 जोड़ी यानी कि 24 पसलियाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव में जो कुल कितने? तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 24। टीबी का टीका किस रोग के बचाव के लिए करता है? तो टीएबी का टीका जो है किस रोग से बचाव करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा मियादी बुखार। मियादी बुखार के रोग के जो बचाव के लिए टीबी का टीका लगाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून को जो है हर एक वर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन वस्त्रों में गोंद के कल्फ का उपयोग होता है? तो आपको बताना है कि किन वस्त्रों में गोंद के कल्फ का उपयोग होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशमी वस्त्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेशमी वस्त्र में जो है कल्फ का उपयोग यानी गोंद वस्त्रों में गोंद के कल्फ का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृति कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो देखा जाए फ्रेंड्स तो हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृति कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कुल जो है 12 होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृति कुल मिलाकर जो 12 स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 ताल का प्रयोग किस गायक के साथ किया जाता है? तो 4 ताल का प्रयोग जो किस गायक के साथ किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुपद। ध्रुपद एक गायन है जो 4 ताल का प्रयोग जो है गायक के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन जो तबला वादक नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो तबला वादक नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रामदास शर्मा। रामदास शर्मा जो एक तबला वादक नहीं है दोस्तों। जबकि देखा जाए तो जाकिर हुसैन, अहमद जान थिरकवा, पंडित किशन महाराज ये सभी के यहाँ तबला वादक है, जबकि रामदास शर्मा ये तबला वादक नहीं है। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है यह नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आपका प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है तो फ्रेंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है यह 1940 में जो है किया गया था। हम लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाते हैं ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 1940 में जो है ये प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन मुंबई में किया गया था। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह विचारक ने प्रस्तुत किया था। तो यह विचार किस व्यक्ति ने दिया था? तो यह विचार देने वाले थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जो है कथन था कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने यह कथन कहा था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है शुरुआत यह सन 1900 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
4, यानी कि 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। देखा जाए तो सर्वप्रथम सन 1948 में जो है 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा तथा गोरखपुर जिलों में एक प्रायोगिक योजना क्रियान्वित की गई थी और इसकी सफलता से प्रेरित होकर जो है जनवरी 1952 में जो है इसकी जो है शुरुआत किया गया था। प्रेरित होकर जो जनवरी 1952 में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें भारत के व्यापक ग्रामीण विकास के लिए अमेरिका के जो है फोर्ड फाउंडेशन द्वारा जो आर्थिक सहायता देने का स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान को बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान को बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस पर दिया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती के मामले में। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत जो केशवानंद भारती के मामले में दिया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले देखा जाए तो ये 68 दिन की सुनवाई हुआ था। इसमें जो तर्क वितर्क के साथ 31 अक्टूबर 1972 को जो है शुरू होकर 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ था और 24 अप्रैल 1973 को जो है चीफ जस्टिस सिकरी और जो उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। तो यह अनुच्छेद कितना के तहत है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 201 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति तथा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिससे सदस्य होते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें सदस्य जो होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दक्षेस का सदस्य इनमें से कम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर होगा। जापान जो है यह दक्षेस का सदस्य नहीं है, जबकि देखा जाए तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जो है ये सभी जो है दक्षेस का सदस्य हैं, जबकि जापान दक्षेस का सदस्य नहीं है। केंद्रीय बीज की संतति है। तो देखा जाए तो केंद्रीय बीज की संतति क्या है? तो यह आपका हो जाएगा प्रजनक बीज। प्रजनक बीज को जो है केंद्रीय बीज की संतति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान जो है या तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान लखनऊ में स्थित है। मार्मलेट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? तो मार्मलेट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल जो है आपका हो जाएगा माल्टा। माल्टा जो है यह मार्मलेट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कर्नाटक में। जेली बनाने की किस परिरक्षा का प्रयोग किया होता है? तो जेली बनाने के लिए जो है हम लोग किस परिरक्षा का प्रयोग करते हैं? तो शर्करा का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। शर्करा का प्रयोग करके जो है जेली बनाने के लिए परिरक्षा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो का नारा अगर कहा जाएगा तो यूसुफ मेहर अली दिया गया। भारत छोड़ो का नारा जो यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ये याद रखिएगा। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को जो है यह बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन भारत छोड़ो का नारा कहेगा या गढ़ा किसने कहा? तो यूसुफ मेहर अली। ये दोनों में आप लोग जो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली। जबकि जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो महात्मा गांधी ने करो या मरो का भी नारा दिया था, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत के मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत के मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एम लोखंडे जो है यह जो है वह प्रथम नेता थे जिन्होंने भारत के मजदूरों को आंदोलन को संगठित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था तो जवाहरलाल नेहरू ने।
ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर और मदन मोहन मालवीय, ये जो थे तीनों जो थे ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। एकमात्र 2 ऐसे भारतीय जो थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। एक थे कौन थे तो यानी कि जो है भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। एक और व्यक्ति का नाम बताइएगा फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दूसरे व्यक्ति कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आप प्रश्नों का हमें जवाब कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन जो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले थे व्यक्ति हैं। तो सबसे कम उम्र में देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन है तो अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह 28 दिसंबर 1885 को हुआ था जिसके एम ह्यूम के द्वारा किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष देखा जाए तो बमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। और यह जो प्रथम जो है यह कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया था तो मुंबई में किया गया था, जबकि इसका प्रस्ताव कहाँ था तो पुणे में था, जबकि वहाँ पे प्लेग होने के कारण जो है इसका जो है स्थानांतरण जो है मुंबई में कर दिया गया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बेबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था तो बेबल योजना को जो है प्रस्तुत किया गया था 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध में की ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों के साथ विजय हुआ था। तत्पश्चात तत्कालिक भारतीय वायसराय बेबल जो है भारत के व्यापक गतिरोध को दूर करने के लिए जो है मार्च 1945 में देखा जाए तो इंग्लैंड गए थे और वहां से उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एवं भारत के मंत्री एमरी के साथ भारत के बारे में सलाह और मशवरा किया था। और 4 जून 1945 को जो है भारत वापस आकर उन्होंने भारतीयों को समेत बेबल योजना को रखा था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चटगांव, आमरी, रेड इनमें से कौन संबंधित है। तभी हमने बताया था फ्रेंड्स कुछ पहले प्रश्नों में कि चटगांव से संबंधित कौन है तो सूर्य सेन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सूर्य सेन जो थे यह 1894 से देखा जाए तो 1934 के बीच जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महान क्रांतिकारी थे सूर्य सेन। उन्होंने जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किया और वे चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। तो आज़ाद हिंद फौज का जो प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, टोक्यो, रंगून, बर्लिन और दिल्ली। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंगून में। देखा जाए तो आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना जो है का विचार सर्वप्रथम देखा जाए तो विचार किसने दिया था तो कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज के स्थापना का विचार किसने दिया था तो कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था। लेकिन अगर कहा जाए कि विचार दिया था कैप्टन मोहन सिंह ने और इसे जो है 1 सितंबर 1942 को इसका जो है औपचारिक गठन किया गया था और 7 जुलाई 1943 को इसकी जो है कमान सुभाष चंद्र बोस ने सौंपी थी और सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का भी नारा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने जो है गदर पार्टी का गठन किया था। तो गदर पार्टी का गठन किसने किया था तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी सभी लोग जानते हैं कि लाला हरदयाल के द्वारा यह गदर पार्टी की स्थापना किया गया था, जहाँ कहाँ किया था तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। यह जो है नवंबर 1913 में किया गया था। कब? नवंबर 1913 में। निम्नलिखित में से किसने जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम बताना आपके पास। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। आपको यहाँ पे दिया गया बी आर अम्बेडकर। तो ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जबकि जो है एक और व्यक्ति हमने आप पूछा था कि एक और व्यक्ति का नाम बताइए कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो उस व्यक्ति का नाम है तेज बहादुर सरपो। ये याद रखिए, जो बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सरपो जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने जो क्रांतिकारियों का संगठन अभिनव भारत का संगठित किया था। तो अभिनव भारत से संबंधित सभी लोग जानते हैं कि यह किसने किया था। तो अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन का जिसकी स्थापना जो है 1904 में किया गया था, यह बी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि जल प्रदूषण इसकी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा क्या होगा। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा क्या होगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएंगे, यानी कि उसके लिए जलीय जीव जो होंगे उसके लिए जो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार की बाघ परियोजना
का उद्देश्य क्या है? तो सरकार की बाघ परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारतीय बाघों को समाप्त होने से बचाना। इसीलिए जो बाघ परियोजना को स्थापित किया गया था। देखा जाए तो 1 अप्रैल 1973 को जो है बाघ परियोजना लाया गया था। 1 अप्रैल 1973 को जो है बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया था। इस समय देश में जो कुल 25 अभयारण्य में बाघ परियोजना चल रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पक्षी का महाद्वीपीय के नाम पर रखा गया है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है पक्षियों का महाद्वीप के नाम पर जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जो पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को जो अंध महाद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया को जो छोटा महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा महाद्वीप जानते हैं कि यह एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कि मैदान में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत क्या होता है? तो मैदान में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए जो है आवरण का न्यूनतम प्रतिशत क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 33%। 33% जो है यानी कि 1 होना बहुत जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो एजी टांसले ने। एजी टांसले के द्वारा जो है नामक वैज्ञानिक जो थे ये 1935 में जो है प्रतिपादित किए थे। कब? 1935 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन एक और केंद्रीय पर्यावरण दिया गया, कथन आप भी दिया गया। तो चलिए इसको विचार करते हैं। यहाँ पे कथन कहता है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी किया था। तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं मंत्रालय ने जो है 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी किया था। बिल्कुल सही है। आर कहता है कि यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। यह गलत है। यह जो है विज्ञप्ति जो देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक के थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, परंतु आर गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पर अगला प्रश्न में दिया गया है, मिलान करने के लिए दिया गया है कि दिल्ली प्रशासन पत्तियों को जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। दिल्ली प्रशासन जो है पत्तियों को जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। आर कहता है कि दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अत्यधिक पत्तियों को जलाने से होता है। ये अत्यधिक पत्तियों को जलाने से नहीं बल्कि अधिक गाड़ियों के चलाने से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है समपारिस्थितिकी के लिए नहीं सही है? तो समपारिस्थितिकी के लिए सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यह जैव समुदायों को जटिल पारस्परिक संबंधों को अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कथन है, कथन जो है यहाँ पे दिया गया। चलिए कथन को मिलान करते हैं। सूर्याभितापी जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है। सूर्याभितापी जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है। बिल्कुल सही है। सभी लोग जानते हैं कि सूर्य जो है यह जो है जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो है महत्वपूर्ण ऊर्जा सूर्य से होता है। ऑप्शन यानी कि ये कथन सही है। आर कहता है कि सौर विकिरण हमारे पौधे तथा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। सौर विकिरण जो होता है जो हमारे पेड़ पौधे पर होता है वो रासायनिक भोजन द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ये भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो ये अर्नस्ट हैकेले। अर्नस्ट हैकेले जो है यह पारिस्थितिकी के जनक हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि देखा जाए तो सर्वप्रथम जबकि पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एजी टांसले ने कब किया था? तो 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाएगा तो एजी टांसले द्वारा 1935 में शब्द का प्रयोग किया गया था। जबकि पारिस्थितिकी के जनक या कहा जाएगा तो जर्मन वैज्ञानिक कौन है? तो अर्नस्ट हैकेले। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। तो जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है कौन सा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आनुवांशिक विभिन्नता के कारण।
जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है अनुवांशिक विभिन्नता से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार का आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नलिखित अनुक्रम में बढ़ता है। तो यह किस अनुक्रम में बढ़ता है? तो जल पादप, घोंघा, मछली और पक्षी के रूप में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित औद्योगिक में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा? तो किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिक में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा नगर महान मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व की एक अनुपम धरोहर है। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2। NTO जो है यह जो है आपका यानी कि देखा जाए तो ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। जबकि परिस्थितियों में प्रयुक्त होने वाले CFC कारण जो है यह ओजोन परत के क्षय के कारण है। जबकि विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म ये भी कारण है। जबकि अग्निशामक में प्रयुक्त हैलोन 1211 जो है ये भी जो है उत्तरदायी होता है। जबकि जो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये नुकसान पहुंचाने में काम ओजोन परत को नहीं करता, जबकि ये तीनों करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो देखा जाए तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है तो सामुद्रिक है। जानते हैं कि समुद्र पृथ्वी को जो है देखा जाए तो 71% यानी कि 70.78% जो है जल के भाग पर जो है पर जल है, जबकि 29% भाग पर जो स्थल है, और संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल जो है पर ये सबसे ज़्यादा जल है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर समुद्री। ग्लोबल ताप वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। दिया गया कि ग्लोबल ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ को टोपियों को पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होती है। जब सभी लोग जानते हैं कि ग्लोबल में जब ताप बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो ध्रुव पर के जितने भी बर्फ हैं तो पिघलने लगेंगे। पिघलने से क्या होगा कि जितने भी पानी होंगे ध्रुव का बर्फ पिघल कर पानी जो जाएगा समुद्र में चला जाएगा। समुद्र में जाने के कारण क्या होता है कि समुद्र का जो है स्तर धीरे धीरे क्या होगा बढ़ेगा। समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण जो है भूमि का स्तर जो क्या होगा यानी कि धरती कम जाएगा। तो ये सही कहा गया। 2 कहता है कि यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के तापमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 तक इस समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। ये भी सही दिया गया है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं किया जाएगा तो 2070 ईस्वी तक जो है यानी कि स्थल खंड में जो क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा यानी कि 1 मीटर तक। 3 कहता है कि विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। तो बिल्कुल सही है कि जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होगा तो छोटे छोटे द्वीप क्या होंगे जलमग्न हो जाएंगे, पानी का स्तर उठने लगेगा तो छोटे छोटे द्वीप क्या हो जाएंगे डूब जाएंगे। 4 कहता है कि संभावना है कि 2044 तक ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इस वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा गया। तो ये भी गंभीर संकट छा गया। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है फ्रेंड कि दिए गए कथनों को निष्कर्ष और ध्यानपूर्वक पढ़े और मान्यता को दिए गए हैं। चलिए यहाँ पे कथन दिया गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न आ गया। आपको जो है 88 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब यह पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 यूकोलिप्टस। यूकोलिप्टस जो है यह सामाजिक वानिकी का प्रसिद्ध वृक्ष यूकोलिप्टस जो है कागज उद्योग और दवा निर्माण में सहायक होने के कारण अत्यधिक मात्रा में लगाया जाता है और भूमि के नीचे का अत्यधिक जल अवशोषण और उर्वरा शक्ति को कम करने का भी काम करता है। इसीलिए जो पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है अम्ल विष्ट का कारण है? तो अम्ल विष्ट का कारण क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड। उद्योगों में यातायात के साधनों से जो है निकलने वाली गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की क्रिया करके जो है नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित कथनों में जो है कौन से GDM के लिए सत्य नहीं है? तो GDM के लिए सत्य नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने को निषेध करता है। बिल्कुल सही है, यह जो है नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, सत्य नहीं है। 91 दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए कोट को सही चयन करें। प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, तो प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, यह प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। आर कहता है कि मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, तो जो है आर कहता है कि मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, तो ये भी आपका सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से जो मैथ रीजनिंग का प्रश्न आता है, दोस्तों यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े हैं। चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए प्रश्नों में, नए सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।